डिजिटल न्यूक्लियर वेपन, ये क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा हथियार जो दिखता भी नहीं है, छू भी नहीं सकते, फिर भी अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA कहती है कि पूरी दुनिया को हिला सकता है। तारीख 6 अप्रैल 2026। वाशिंगटन DC के एक स्टेज पर खड़ा है अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ, नाम जॉन रैटक्लिफ, डायरेक्टर ऑफ CIA। सामने बैठे हैं अमेजन, गूगल और पेंटागन के सबसे बड़े नाम, और रैटक्लिफ एक ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरी नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी ही हिल जाती है। वो कहते हैं आज की सबसे एडवांस्ड AI मॉडल्स, उनकी कैपेबिलिटीज़ को डिजिटल न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर मानना गलत नहीं होगा। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन सवाल यह है, रैटक्लिफ किन AI टूल्स की बात कर रहे हैं, और क्या सच में एक सॉफ्टवेयर एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना खतरनाक हो सकता है? आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां एल्गोरिदम्स जंग लड़ रहे हैं, ड्रोन्स खुद फैसले ले रहे हैं, और खुद CIA को डर लग रहा है अपनी ही टेक्नोलॉजी से कि कहीं यह टेक्नोलॉजी उस पर ही हावी ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियराग वर्मा, और इस चैनल पर हम बात करेंगे उन कहानियों की जो हेडलाइंस में तो आती हैं, लेकिन उनके पीछे की परतें कोई नहीं खोलता। क्रिकेट की सिलेक्शन कंट्रोवर्सी हो या फिर बॉर्डर पार की जियोपॉलिटिक्स, हम जाते हैं फैक्ट्स के साथ, बिना किसी ड्रामा के। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे यह डिजिटल न्यूक्लियर वेपन वाला वार्निंग असल में है क्या, किन AI टूल्स पर आधारित है यह पूरा डिबेट, और दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज अमेरिका, चाइना, इजराइल और हमारा अपना भारत कैसे इन AI हथियारों की रेस में उतर चुका है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी उतनी ही डरावनी है जितनी दिलचस्प। चलिए शुरू करते हैं उस दिन से, अप्रैल 2026 की उस तारीख से जिस दिन रैटक्लिफ ने यह वार्निंग दी। यह था AWS समिट, यानी अमेजन वेब सर्विसेज का एक बड़ा टेक इवेंट वाशिंगटन DC में। यहाँ रैटक्लिफ अपना पहला बड़ा पब्लिक स्पीच दे रहे थे CIA डायरेक्टर बनने के बाद। उन्होंने क्या कहा, यह सुनिए गौर से। उन्होंने कहा, इट वुड नॉट बी मिसप्लेस टू रिफर देयर कैपेबिलिटीज एज अकिन टू डिजिटल न्यूक्लियर वेपन्स, यानी इन फ्रंटियर AI मॉडल्स की ताकत को डिजिटल न्यूक्लियर वेपन्स कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के राइवल्स लगातार कोशिश कर रहे हैं इन एडवांसमेंट्स को चुराया जा सके, या नहीं अमेरिका से बाहर ले जाया जा सके, मैनिपुलेट किया जाए अपने फ़ायदे के लिए। और ये कोई अकेला बयान नहीं था, ये आया ठीक उसी वक्त जब सिर्फ कुछ हफ्ते पहले खुद US गवर्नमेंट ने एक अमेरिकी AI कंपनी के सबसे पावरफुल मॉडल्स को बंद करना शुरू कर दिया था। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को की एक AI कंपनी एंथ्रोपिक की, जो अपने क्लॉड नाम के AI सिस्टम के लिए जानी जाती है। 9 जून 2026 की तारीख को इस कंपनी ने लॉन्च किए अपने अब तक के सबसे एडवांस्ड मॉडल क्लॉड फेबल 5 और क्लॉड माइथोस 5। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद 12 जून को US कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया। उन्होंने एक एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत दुनिया भर के किसी भी फॉरेन नेशनल के लिए इन दोनों मॉडल्स को एक्सेस करने का बैन कर दिया गया, चाहे वो कहीं भी हो। यहाँ तक कि खुद कंपनी के फॉरेन एम्प्लॉयज़ भी इस मॉडल को एक्सेस नहीं कर पाते। सोचिए, कमर्शियली लॉन्च्ड AI मॉडल को गवर्नर ने फोर्स करके शटडाउन करवा दिया। ये पहली बार हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वजह थी सिक्योरिटी कंसर्न्स। एक राइवल फर्म ने कथित तौर पर माइथोस मॉडल को जेल ब्रेक कर लिया था, यानी उसकी सेफ्टी गार्ड रेल्स को तोड़ दिया था। वहीं इसी दौरान पेंटागन का एंथ्रोपिक के साथ पहले से ही टकराव चल रहा था। कंपनी ने अमेरिकन मिलिट्री के साथ काम करने से मना कर दिया था, जब तक कि उन्हें यह गारंटी नहीं मिलती कि उनके AI टूल्स का इस्तेमाल फुल्ली ऑटोनोमस वेपन्स या मास सर्वेलेंस के लिए नहीं होगा। 30 जून को जाकर, यानी करीब 2.5 हफ्ते बाद, US कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हटाए और कंपनी को दोबारा एक्सेस देने की इजाज़त मिली। और ठीक इसी बैकड्रॉप में कुछ दिन बाद जॉन रैटक्लिफ स्टेज पर आकर कहते हैं, इन कैपेबिलिटीज़ को डिजिटल न्यूक्लियर वेपन्स जैसा मानना ठीक है। समझ में आया कनेक्शन? लेकिन आखिर डिजिटल न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब क्या होता है? चलिए समझते हैं इसके पीछे की डेफिनेशन और इसके मिलिट्री, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस भी, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ट्रेडिशनली न्यूक्लियर वेपन का असर क्या होता है? फिजिकल होता है। एक ब्लास्ट होता है, फिर रेडिएशन फैलता है और उसके बाद डेवस्टेशन, डेथ, डिस्ट्रक्शन। लेकिन एक डिजिटल न्यूक्लियर वेपन का मतलब है ऐसी AI कैपेबिलिटी जो बिना किसी मिसाइल या बॉम्ब के उतनी ही तबाही मचा सकती है, सिर्फ कोड, डेटा और एल्गोरिदम्स के जरिए। एक्सपर्ट्स इसके 4 हिस्से बांटते हैं। पहला, मिलिट्री इम्प्लीकेशन,
यही एआई रियल टाइम में हजारों टारगेट्स को एनालाइज करके इंसानी दिमाग से कहीं तेज फैसले ले सकती है। जिस काम में पहले हफ्तों लगते थे अब वो सेकंडों का है। दूसरा है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। जिस देश के पास सबसे एडवांस्ड एआई टूल्स है उसे मिलता है टेक्टोनिक इकोनॉमिक एडवांटेज, चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, डेटा सेंटर्स हो या फिर ग्लोबल टेक सप्लाई चेन पर कंट्रोल। तीसरा जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। ये एक नई तरह की आर्म्स रेस शुरू हो सकती है यहाँ, जहाँ देश एक दूसरे की एडवांसमेंट्स को चुराने, कॉपी करने या ब्लॉक करने की कोशिश में लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर टेक को लेकर था और अन्य वेपन सिस्टम को लेकर था। और चौथा, जिसे अभी अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। एक बड़ा एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए चाहिए भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी और पानी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर के डेटा सेंटर्स की बिजली खपत लगभग 1000 टेरावाट आवर्स के पार जा सकती है, जो कि जापान जैसे पूरे देश की सालाना बिजली खपत के बराबर है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के एक हालिया स्टडी के मुताबिक एआई से जुड़े डेटा सेंटर्स का पानी का इस्तेमाल इतना बढ़ जाएगा कि 2030 तक ये करीब 1.25 अरब लोगों की पानी की ज़रूरत के बराबर हो जाएगा। यानी दोस्तों, ये सिर्फ कोड्स की जंग नहीं है, ये ज़मीन, पानी और बिजली की भी जंग है। जाते हैं एक्चुअल बैटलफील्ड पर और देखते हैं ये डिजिटल वेपन्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और कितनी है इनकी लिथैलिटी। अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री एआई सिस्टम है प्रोजेक्ट मैवन, जो अब जाना जाता है मैवन स्मार्ट सिस्टम के नाम से, और इसे बनाया है पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज़ ने। यह सिस्टम हजारों सोर्सेज से मिलने वाले डेटा, ड्रोन, सैटेलाइट, सेंसर्स को एक साथ जोड़कर एआई की मदद से टारगेट्स पहचानता है और सजेस्ट करता है कि कौन सा बॉम्बर, कौन सा वेपन किस टारगेट पर भेजा जाए। जब अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ 2026 में संघर्ष हुआ, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया अमेरिका द्वारा, तो सिर्फ पहले दिन में ही 1000 से ज़्यादा टारगेट्स पर हमला किया अमेरिका ने ईरान के अंदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 हफ्ते में करीब 13,000 से ज़्यादा टारगेट्स को स्ट्राइक किया गया। सोचिए, जो टारगेटिंग प्रोसेस पहले आवर्स या डेज लेती थी अब कंप्रेस होकर सेकंड्स में हो रही है। और यहाँ एक दिलचस्प बात और, रिपोर्ट्स के मुताबिक एंथ्रोपिक का क्लाउड भी इस मैवन सिस्टम के अंदर एक एनालिटिकल लेयर की तरह काम कर रहा था, डेटा समराइज करने, टारगेट्स को रैंक करने में मदद के लिए। भले ही उस दौरान पेंटागन ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया था, लेकिन उसी का सिस्टम यूज़ हो रहा था लड़ाई के दौरान। और सप्लाई चेन रिस्क क्यों घोषित किया था? क्योंकि कंपनी ने फुल्ली ऑटोनोमस वेपन्स टारगेटिंग के लिए अपने एआई को अडेप्ट करने से मना कर दिया था। पैलेंटियर का ह्यूमन ओवरसाइट का दावा है, लेकिन एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं, अगर एक कमांडर के पास सिर्फ 86 सेकंड्स में एक एआई सजेस्टेड स्ट्राइक को अप्रूव करने के लिए समय हो, तो क्या ये सच में मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल है? ये सवाल अभी तक किसी इंटरनेशनल लॉ में हल नहीं हुआ है, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सेकंड्सों में टारगेट अगर डिसाइड हो रहे हैं तो क्या होगा। लेकिन अमेरिका ऐसा देश नहीं है जो सिर्फ अकेला इस रेस में है। चलिए एक वर्ल्ड टूर करते हैं और देखते हैं कैसे बाकी दुनिया की सेना इस्तेमाल कर रही है एआई के हथियारों को। इसमें शायद सबसे आगे इजराइल है। इजराइल के पास 2 सबसे डिस्कस्ड एआई सिस्टम, लैवेंडर और द गॉस्पेल है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिनका आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी थोड़ा बहुत खंडन किया है, लैवेंडर एक एआई पावर्ड डेटाबेस है जिसने गाजा में हजारों संदिग्ध मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई किया, और गॉस्पेल नाम का सिस्टम बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को बतौर टारगेट सजेस्ट करता है। रिपोर्ट्स का दावा है कि कई मामलों में सिर्फ 20 सेकंड में एक ह्यूमन ऑफिसर इन एआई सजेशंस को अप्रूव भी कर देता था और अटैक हो जाता था। एक तरफ और चलते हैं और चाइना पहुंचते हैं। जनवरी 2026 में चाइनीज स्टेट टेलीविजन पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया, जहां सिर्फ एक सैनिक ने कंट्रोल किया 200 ऑटोनोमस ड्रोन्स का एक स्वाम, जिसे नाम दिया गया एटलस सिस्टम। ये ड्रोन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, टास्क भी बांटते हैं और बिना ह्यूमन इनपुट के अपना मिशन जारी रख सकते हैं। एनालिस्ट का मानना है कि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में चाइना शायद अमेरिका से काफ़ी आगे निकल चुका है। और एक और युद्ध की अब बात करते हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध, जो पिछले 4 साल से ज़्यादा से चल रहा है। इस युद्ध में रशिया के लैंसेट लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स अब एआई मॉड्यूल्स के साथ आ रहे हैं, जो कथित तौर पर एनवीडिया की जेटसन चिप्स पर आधारित है, यानी अमेरिकन टेक्नोलॉजी इसमें है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस के मुताबिक रशिया ईरान के साथ मिलकर अपने शाहिद ड्रोन्स को भी अपग्रेड कर रहा है एआई की मदद से फ्लाइट पाथ्स बनाकर, ताकि वो एयर डिफेंसेस से बच सके। और हमारा भारत भी
एआई टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है, इंडिया विदेशी एआई मॉडल्स पर निर्भर नहीं रह सकता जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। डीआरडीओ ने बनाया है ETAI फ्रेमवर्क, यानी इवैल्यूएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डिफेंस एआई काउंसिल और डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी जैसी इंस्टीट्यूशंस खड़ी करने की बात की है। भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री अभी बात कर रहा है सर्वम एआई और भारत जेन जैसी इंडिजिनस कंपनियों से, ताकि बन सके भारत का अपना पैलेंटीर। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना से ले चुका है 36 J-10-6 फाइटर जेट्स, जिसमें लगे हैं PL-15 मिसाइल्स, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हीं जेट्स के इस्तेमाल का दावा भी किया था पाकिस्तानी सेना ने। साथ ही चाइना और पाकिस्तान मिलकर हाई एल्टीट्यूड स्वार्म ड्रोन्स भी डेवलप कर चुके हैं, जो भारत की एयर डिफेंस के लिए एक नई चुनौती बन सकते हैं। नेटो भी पीछे नहीं है, उसने अपनाया है पैलेंटीर का मैवन स्मार्ट सिस्टम नेटो वर्जन, और कॉग्निटिव वॉरफेयर के लिए एजेंटिक एआई तलाश रहा है, ताकि दुश्मन की सोच और डिसीजन मेकिंग को ही प्रभावित किया जा सके। ईरान अपनी साइबर कैपेबिलिटीज़ के लिए भी जाना जाता है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी टेक कंपनीज को टारगेट करते हुए ऑटोमेटेड साइबर अटैक्स भी कई बार चला चुका है। और नॉर्थ कोरिया, जो नाम में भले पीछे लगे, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे बुलाते हैं डिजिटल गुरिल्ला, इसके ऑपरेटिव्स ने कथित तौर पर क्लॉड जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके फेक आइडेंटिटीज़ बनाई, अमेरिका की फॉर्चून 500 कंपनीज में रिपोर्ट जॉब्स भी हासिल की, यानी रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई किया और सक्सेसफुल भी हुए, ताकि सैंक्शंस को बाईपास करके पैसा कमाया जा सके और टेक्नोलॉजी चुराई जा सके। ये खुद एंथ्रोपिक की अपनी थ्रेट रिपोर्ट में कंफर्म किया है। लेकिन इन सब हथियारों से भी बड़ा सवाल है, खुद अमेरिका अपनी ही एआई कंपनीज को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहा है। जो माइथॉस और फेबल मॉडल्स की कहानी हमने शुरुआत में बताई थी, वो सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चिप्स को लेकर भी बड़े उतार चढ़ाव वाले फैसले किए हैं। जनवरी 2026 में यूएस ने चाइना को एनवीडिया के H200 एआई चिप्स बेचने की इजाज़त दी, 25% टैरिफ के साथ, जबकि इससे पहले ये चिप्स चाइना के लिए बैन थे। लेकिन फिर मई 2026 में रिस्ट्रिक्शंस कड़ी कर दी गई, खासकर एनवीडिया के ब्लैकवेल सीरीज चिप्स के लिए। दिलचस्प बात यह कि चाइना ने खुद अपने डोमेस्टिक कंपनीज को कह दिया कि वे H200 चिप्स इस्तेमाल ही न करें और अपने हुआवे जैसे होम ग्रोन अल्टरनेटिव्स पर निर्भर रहें। यानी एक तरफ अमेरिका अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल में रखना चाहता है, और दूसरी तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन चारों ने मिलकर बनाया है जिसे एक्सपर्ट्स बुलाते हैं इनफॉर्मल डिजिटल ऑटोक्रेसी ब्लॉक, जो पश्चिमी सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए एक दूसरे की एआई और टेक्नोलॉजी साझा कर रहे हैं, यानी शेयर कर रहे हैं। और यही वो डर है जो जॉन रैडक्लिफ जैसे ऑफिशियल्स को बार बार स्टेज पर आकर यह कहने पर मजबूर कर रहा है कि डिजिटल न्यूक्लियर वेपन्स वाला वार्निंग सच हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, एक CIA डायरेक्टर के 3 शब्दों से शुरू होकर दुनिया भर की आर्मीज, एआई कंपनीज और सरकारों तक पहुंचने वाली डिजिटल न्यूक्लियर वेपन्स वाली। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये 2026 की असली दुनिया है, जहां हथियार का अब सिर्फ धातु का नहीं बल्कि कोड का भी है। कुछ जानकारियां अभी भी कंफर्म नहीं है, जैसे कि एग्जैक्ट क्लासिफाइड कैपेबिलिटीज़, जिन्हें ना पेंटागन ना ही कोई और एजेंसी ऑफिशियली रिवील करती है। हम उसे स्पेकुलेशन की तरफ पेश नहीं करेंगे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो एक कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि ये डिजिटल न्यूक्लियर वेपन वाली तुलना सही है या यह सिर्फ एक हाइप है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही इन डेप्थ डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। जय हिंद।